हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी कसौदन। हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1। ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। एंड स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी जो पिछली वीडियोस रही है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 तक डिस्कस कर लिया इस बुक का, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9। अगर इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अब वहां से जाके उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। एंड बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 9 है आर के नारायण का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण। एंड स्टोरी डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं आर के नारायण जी के बारे में। सो इनका पूरा नाम है ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, एंड in short he is known as R.K. Narayan, and he was born on 10 October 1906। इंडिया के काफी फेमस राइटर है ये, इंग्लिश राइटर है ये। एंड इनकी जो मोस्टली जो स्टोरीज हैं वो इनका एक फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी, उसी में रही हैं, या आप कह सकते हो इस टाउन को इन्वॉल्व करके उन्होंने मोस्टली स्टोरीज लिखी हैं। एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंग्लिश लिटरेचर अलॉन्ग विथ राज राव एंड मुल्कराज आनंद। अब इनके अर्ली लाइफ की बात करें तो ही वॉज बोर्न इन मद्रास। एंड ये जो है इनके 8 भाई बहन थे। एंड इनके जो सबसे छोटा भाई था लक्ष्मण, वो एक सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट है। एंड इनके यंगर ब्रदर हैं एक रामचरण, वो एडिटर हैं जेमिनाई स्टूडियो में। आर के नारायण काफी टाइम तक, इनका जो चाइल्डहुड बीता है या आप कह सकते हो बचपन के कुछ साल जो हैं वो इन्होंने अपनी नानी और अपने मामा के साथ बिताया है मद्रास में। एंड इनके जो पेरेंट्स थे वो सिर्फ इनसे वेकेशंस में ही मिलने आते थे। बाकी अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही रहे हैं। एंड इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही चीज़ें की हैं, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ इनका एजुकेशन भी हुआ है। एंड ड्यूरिंग हिज एजुकेशन टाइम इन्होंने कई स्कूल्स बदले हैं। सो मेजर इन्होंने 3 स्कूल से पढ़ाई की है। फर्स्ट इज लूथरन मिशन स्कूल, second is CRC High School, and the last one is Christian College High School। यहाँ पे इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की है उसके साथ साथ इन्हें रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था, जिसमें इनके जो फेवरेट ऑथर्स थे वो थे थॉमस हार्डी, डिकेंस, वुडहाउस एंड ऑथर कलिन डोयल। इनकी इन चारों की जो है रीडिंग वर्क्स को पढ़ के इन्होंने अपना चाइल्डहुड बिताया है। एंड जब इनका हाई स्कूल खत्म हो गया उसके बाद इन्होंने कॉलेज परस्यू करने के लिए, बैचलर्स की डिग्री लेने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, बट ही फेल्ड दैट एंट्रेंस एग्जाम। एंड वो पूरा साल इन्होंने फिर रीडिंग और राइटिंग करने में ही बताया है। एंड नेक्स्ट ईयर दैट इज 1926 में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया एंड इन्होंने एडमिशन ले लिया महाराज कॉलेज ऑफ मैसूर में, एंड वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वेकेशंस में ये अपने सिस्टर के घर आ जाते थे जो कि कोयम्बटूर में था 1933 में। एंड वहां पे इनकी मुलाकात जो है वो रजम से हुई एंड ही फेल इन लव विथ हर। उस समय वो उनकी एज होगी 15 ईयर्स। एंड उन्होंने जब उनसे प्यार हो गया तो उन्होंने शादी भी कर ली। एंड इसी टाइम पीरियड में इन्होंने ज्वाइन किया द जस्टिस। ये एक मद्रास बेस्ड न्यूज़पेपर था जो कि नॉन ब्राह्मण वहाँ के जो थे उनके राइट्स के बारे में बात करता था। एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्राह्मण्स जो द जस्टिस में काम करते थे। एंड वहाँ पे इनके कई सारे कनेक्शंस बने, कई सारे लोगों से इन्होंने बातचीत करना शुरू किया। एंड इनका जो करियर है वो वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो अगर हम इनके लिटरेरी करियर्स की बात करते हैं तो इन्होंने शुरुआत में जो है स्टार्टिंग में इन्होंने सबसे पहली जो चीज़ लिखी वो एक बुक रिव्यू लिखा जो कि था द डेवलपमेंट ऑफ मरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड। इसके बाद इन्होंने कई सारी 3 ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, सेमी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, जिसमें सबसे पहली 3 की स्वामी एंड फ्रेंड्स, फिर आई द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, एंड उसके बाद आई द इंग्लिश टीचर। एंड ये सारी जो बुक्स हैं इनकी स्टार्टिंग के बुक्स हैं वो इनके फ्रेंड एंड मेंटोर ग्राहम ग्रीन की वजह से पब्लिश हो गई थी। एंड इनकी जो नॉवेल थी द स्वामी एंड फ्रेंड्स ये पब्लिश हुई थी 1935 में। इसके बाद द इंग्लिश टीचर इन्होंने पब्लिश की थी 1945 में। एंड इसी के साथ इन्होंने पब्लिश की द मारगुड़ी डेज 1942 में।
अगर एक चीज़ नोटिस आप कर सकते हैं, इनका जो फ़िक्शनल टाउन था मारगुडी, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया था स्वामी एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड इसके बाद इन्होंने नॉवेल लिखी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1951 में, एंड इसके बाद इन्होंने लिखी बुक द गाइड। एंड ये बुक जो है, ये नॉवेल जो है इनकी, इसका फिल्म अडेप्टेशन भी बना है, एंड उस अडेप्टेशन को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इनकी नॉवेल को। एंड उस फिल्म को जो है फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी मिला है। एंड फिल्म का नाम था ब्रॉडवे। इनकी जो गाइड नॉवेल है वो ब्रॉडवे नाम से फिल्म बना उसका, एंड उसको भी अवार्ड मिल चुका है। एंड इन्होंने अपनी लाइफ में एक चैलेंज जो सबसे बड़ा इनका रहा कि ये पब्लिशिंग इनको अलाउ नहीं हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से 1945 के बाद। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी खुद की पब्लिकेशन हाउस स्टैब्लिश किया, जिसका नाम इन्होंने रखा द इंडियन थॉट पब्लिकेशन। एंड ये पब्लिकेशन हाउस अभी भी इनका चल रहा है, विच इज रन बाय हिज ग्रैंड डॉटर। एंड इन्होंने अगर हम इनकी राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इन्होंने कैरेक्टर्स की जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, उनकी जो सोशल लाइफ होती है, उनकी एवरीडे लाइफस्टाइल जो होती है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके अपनी स्टोरीज में दिखाया है। एंड इनका ये जो तरीका था कि एक फिक्शनल टाउन बना लिया, उसके कैरेक्टर्स को डेवलप किया, उनकी डे टू डे लाइफ को डेवलप किया, वो इन्होंने कंपैरिजन किया जा सकता है विलियम फॉकनर के साथ। एंड अगर हम इनकी नरेटिव स्टाइल को देखते हैं, जिस तरीके से ये शॉर्ट स्टोरीज अपनी लिखते हैं, तो उसका कंपैरिजन जो है हम गाय डे मॉसपैटन के साथ किया जाता है। अपनी लाइफ में थ्रू आउट हिज करियर इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि AC बेंसन मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अलावा इंडिया का सेकंड एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, दैट इज पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवार्ड। इसके अलावा इन्हें 1994 में जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुकी है, एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा एंड इवेंचुअली in May 2001 इनकी तबीयत खराब हो गई, एंड ही वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, एंड on November 13, 2001 he died at the age of 94. सो ये थे हमारे ऑथर आर के नारायण। एंड अब हम चलते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरी पे। एंड शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कैरेक्टर्स को। सो पूरी शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज द एस्ट्रोलॉजर एंड द सेकंड इज गुरु नायक। एस्ट्रोलॉजर का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया गया है कि नॉर्मल जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि प्रॉपर अटायर लिए रहते हैं, माथे पे किसी तरीके का तिलक लगा होता है। इस एस्ट्रोलॉजर का जो है माथे पे ऐश लगी हुई है, उसके अलावा उसने लाल लाल टीका लगाया हुआ है अपने माथे पे। एंड ये जितने भी इसके आसपास लोग आ रहे हैं या कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास एक सुपर नेचुरल एबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख सकता हूँ, एंड आपकी डेस्टिनी को चेंज करने में, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। द सेकेंड कैरेक्टर गुरु नायक। गुरु नायक जो है वो एक कस्टमर की तरह एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, एंड वो एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता है कि जो तुम कर रहे हो इट्स कम्प्लीटली फेक, तुम्हें ना मेरी लाइफ के बारे में कुछ पता है एंड ना ही तुम्हें मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ पता है, यू आर अ फ्रॉड। सो इस तरीके से दोनों का इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। एंड अब हम चलते हैं हमारे जो मेन स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उस पर। सो फर्स्ट पैराग्राफ या यहाँ पे जो है ऑथर ने स्टार्टिंग में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से कपड़े पहनता था, किस तरीके से उसने अपनी शॉप को मेंटेन किया हुआ है। आप लाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है he opened his bags punctually at midday, took out his equipments and placed them out. His equipments comprised a notebook, a dozen cover shells, a bundle of palmary writings, and a square piece of cloth with unclear mystical charts on it. Vermilion and sacred ash were resplendent on his forehead. His eyes were continuously searching for the customers with a sharp abnormal green. सो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक का इन्होंने दे दिया है, ये एस्ट्रोलॉजर के पूरा उसका अपेयरेंस, वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। लाइक वो एग्जैक्टली 12 बजे मिड डे पे वो अपनी शॉप खोल दे रहा है, अपनी चीज़ों को सेट कर दे रहा है, अपना बैग खोल ले रहा है। बैग में उसके पास क्या क्या है, उसके पास एक नोटबुक है, कुछ आप कह सकते हो शंख हैं, छोटे वाले जो छोटे छोटे शंख होते हैं वो हैं। इसके अलावा उसके पास
आप कह सकते हो खजूर के जो पत्ते हैं उसमें कुछ राइटिंग्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा उसके पास एक क्लॉथ का स्क्वायर क्लॉथ का टुकड़ा है जिसमें अजीब सी चीज़ें थोड़ी-सी लिखी हुई हैं, कुछ चार्ट टाइप का बना हुआ है। इसके अलावा उसके माथे पे तिलक है, अ, आश लगी हुई है, ठीक है? एंड अब वो एक एक एक्साइटमेंट के साथ, एक एनर्जी के साथ अपने कस्टमर्स को सर्च कर रहा है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो एक्साइटमेंट के साथ वो लोगों को सर्च कर रहा है, जो कस्टमर्स होते हैं वो उस एक्साइटमेंट को जो है वो उसकी विज़डम समझ लेते हैं कि हाँ, इसे चीज़ें पता होंगी। एंड इसके अलावा जो है उसने और सैफ़रन कलर का टर्बन पहना हुआ है, मूँछें अच्छे सी हैं उसकी। एंड प्रॉपर उसने जैसा एक एस्ट्रोलॉजर का अटायर होता है वैसे उसने अपना अटायर बनाया हुआ है। एंड ही इज़ सिटिंग अंडर अ टैमरिंड ट्री। एंड इसके अलावा जो है कहाँ पे वो बैठा हुआ है, टाउन हॉल पार्क में एक पेड़ है इमली का, वहाँ पे वो बैठा हुआ है। एंड उसके आसपास बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। सो एक आप कह सकते हो कि एक एक्टिव एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। बगल में भी एक सेलर है जो ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। एंड उसका भी तरीका, उस सेलर का भी जो तरीका है वो भी इन्होंने, ऑथर ने इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया है कि वो अलग-अलग नाम से अपने ड्राई फ्रूट्स को बेचने की कोशिश करता है। जैसे दिल्ली के बादाम है ये, या मुंबई से मैंने ये आइसक्रीम लाई है, या ये राजाज़ डेलिकेसीज़ है। इस नाम से अलग-अलग नाम से वो अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहा है। एंड ऐसे ही उसके एस्ट्रोलॉजर के आस-पास जो जितनी भी शॉप्स हैं, हर कोई ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ कर रहा है। इवेंचुअली जो है शाम हो चुकी है। एंड शाम के टाइम पे क्या होता है कि उस एरिया में कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, म्युनिसिपैलिटी की कोई भी लाइट्स लगी नहीं हुई है वहाँ पे। जितने भी शॉपकीपर्स हैं या तो उन्होंने खुद से किसी तरीके का लैंप लगाया हुआ है, किसी तरीके से लाइटिंग उन्होंने लगाई हुई है, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर की तरह है। एस्ट्रोलॉजर ने अपने टेबल पे कोई भी लाइट नहीं लगाई है। तो कुछ शॉपकीपर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने शॉप पे किसी भी तरीके की लाइट नहीं लगाई हुई है। सो एस्ट्रोलॉजर ने इंसेंस स्टिक भी जलाया हुआ है कि थोड़ा-सा धुंध जैसा बना रहे। एक प्रॉपर उसने एम्बियंस क्रिएट किया अपने शॉप के पास, या आप कह सकते हो अपने स्टॉल के पास। एंड वो उसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने पास। सो कुछ लोग तो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर को देख के ही उसके पास आ जा रहे हैं, बट कुछ होते हैं जो आस-पास की शॉप्स हैं उनमें सामान लेने आए हैं एंड उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को देख लिया एंड वो उस तरीके से एस्ट्रोलॉजर के पास आ जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स में यही डिस्कशन हुआ है। आगे बात करते हैं तो आगे एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक्चुअली उसे कोई नॉलेज नहीं है स्टार्स के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, उसे ऐसा कोई नॉलेज है नहीं। एंड ऑनेस्टली वो अपने जो उसका जो विलेज था वो वहाँ से भाग के आया है। एंड अगर वो अपने विलेज से नहीं भागता तो सिंपल सा था कि वो फार्मिंग कर रहा होता। एंड उसने जैसे उसके पापा या उसके एंसेस्टर्स ने किया कि फार्मिंग कर रहे थे, कॉर्नफ़ील्ड में चीज़ें कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, बच्चे हो गए, दे ग्रू ओल्ड एंड दे डाइड। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एस्ट्रोलॉजर का अगर वो अपनी विलेज में रुक जाता। बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो अपने विलेज से भाग जाता है एंड वो यहाँ आ जाता है, एक डिस्गाइज़ ले लेता है एक एस्ट्रोलॉजर का। एंड यहाँ पे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। अब वो बेवकूफ़ किस तरीके से बना रहा है कि उसे जैसे मैंने कहा कि उसे स्टार्स और एस्ट्रोलॉजी का एज़ सच कोई नॉलेज है नहीं, बट लोगों के बिहेवियर से, लोगों के टॉकिंग स्टाइल से एंड लोगों के अटायर से, उनके फिजिकल फीचर्स से, उनके बिहेवियर से वो लोगों को बहुत अच्छे से जज कर लेता है। एंड इसकी ट्रिक क्या है कि ये लोगों को अपने पास आने देता है, उनसे 2-3 कैजुअल क्वेश्चंस पूछता है, लाइक तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है जो हो सकता है कि तुमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तुमसे बहुत ज़्यादा दूर है, कोई फीमेल है एंड उसकी तबीयत रिसेंटली खराब हो चुकी है या रिसेंटली खराब होने वाली है, या अ, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ है पाना चाह रहे हो, तुम उसकी मेहनत कर रहे हो पर तुम पा नहीं पा रहे हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जर्नल सेंस में ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में हो रहा है, लाइक द लाइफ इज़ हार्ड, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तुम चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो बट वो हो नहीं पा रहा। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। एंड यूजुअली जो कस्टमर्स होते हैं जो थोड़े से हम्बल होते हैं या थोड़े से एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली उनका इंटरेस्ट होता है, वो बिलीव करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर की बातों में आ जाते हैं एंड उसके बाद वो अपनी सिचुएशन पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने लगते हैं। सो एस्ट्रोलॉजर शांति से जो उसका कस्टमर होता है उन्हें बोलने देता है, 10 मिनट, 5 मिनट जितना टाइम वो ले रहे हैं एंड उनके बॉडी बिहेवियर्स को वो नोटिस करता है, उनके
छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है एंड उसके बाद वो उनके फ्यूचर के बारे में बताता है, उनके पास्ट के बारे में बताता है एंड दे आर सरप्राइज। वो मान जाते हैं कि हाँ, ही इज़ नॉट अ फ्रॉड, इसे एक्चुअली चीज़ें पता है एंड इस तरीके से वो अपने पैसे बनाता है। सो ऐसे ही एक शाम है एंड वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर के आसपास कोई है नहीं एंड एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना सामान पैक ही करने वाला होता है, तभी अचानक से एक आदमी उसकी शॉप के बगल वाली शॉप पे खड़ा होता है। तो एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि शायद ये मेरे पास आने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेता है कि क्या आप अपना भविष्य जानने में या आप अपनी चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? सो वो आदमी थोड़ा-सा इरिटेटेड हो जाता है एस्ट्रोलॉजर के बिहेवियर से। तो वो क्या करता है, वो एस्ट्रोलॉजर को पहले तो मना करता है, बट एस्ट्रोलॉजर उसे बार-बार जब पर्स्यू करता है, एक दूसरी बार भी वो कहता है कि आप अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, आप चीज़ों को जानना नहीं चाहेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। तब वो आदमी इरिटेट होके एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करता है कि तुम एक फ्रॉड हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें सीधा मेरे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, मैं कुछ भी तुमसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर ट्राई करता है कि जो उसकी ट्रिक है कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल दे, कुछ जर्नल स्टेटमेंट बोल दे जो सबका रहता है एंड मुझे इस आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। सो क्या-क्या बोलने की कोशिश करता है, योर नेचर इज़, तो आदमी फिर उसको रोक देता है। फिर वो 2-3 और ऐसे स्टेटमेंट बोलने की कोशिश करता है, वेग स्टेटमेंट्स बोलने की कोशिश करता है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, अगर तुम मुझसे बात करना चाहो, बैठ के बात कर सकते हो एंड मैं मेबी आई कुड हेल्प यू। तो जब ये सब ट्राई करता है, तो आदमी सीधा-सीधा बोल देता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सीधा मुझे जो है, जो मेन चीज़ें हैं वो बताओ, जो मेरा क्वेश्चन है उसको आंसर करो। तो एस्ट्रोलॉजर भी थोड़ा-सा इरिटेटेड हो जाता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं बता दूँगा, पर मैं एक क्वेश्चन का 3 पैसा चार्ज करता हूँ एंड वो तुमको देने पड़ेंगे। तो आदमी भी वहाँ पे उसको चैलेंज कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक आना दे रहा हूँ, बट तुम्हें मेरे सारे क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा एंड अगर मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर तुम मेरे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें मेरा आना भी वापस करना पड़ेगा एंड उसके साथ तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मुझे देने रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर भी अब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे! ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है, तो वो भी आदमी को डराने के लिए चैलेंज कर देता है कि अगर मैंने तुम्हें पूरी तरीके से सैटिस्फाई कर दिया, तो तुम मुझे ₹5 दोगे। तो यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी-सी आप कह सकते हो बार्गेनिंग टाइप की होती है कि ₹5 देगा, ₹2 देगा एंड इवेंचुअली डिसाइड होता है कि अगर आदमी जो है वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड है, तो वो 8 आना एस्ट्रोलॉजर को देगा। सो एस्ट्रोलॉजर जो है वो शुरू करता है एंड वो थोड़ी देर कुछ सोचता है, कुछ देखता है। आदमी का फेस उसे क्लियरली दिख जाता है। आदमी जो है वो सिगार जलाने जा रहा होता है एंड उसी में लाइट की हेल्प से एस्ट्रोलॉजर को उसका चेहरा दिख जाता है प्रॉपर्ली, क्लियर तरीके से। सो फेस देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर कहता है नहीं, नहीं मुझे यहाँ से जाना है, बट जो आदमी रहता है वो कहता है कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है एंड अब तुम्हें ये चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। तुमने मुझे रोका है, मैं तो जा रहा था, मैं अपनी लाइफ में प्रॉपर जी रहा था। तुमने मुझे रोक के मुझे परेशान किया है एंड मैंने तुम्हें चैलेंज किया है, अब तुम्हें वो चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। सो एस्ट्रोलॉजर फिर से ट्राई करता है कि शायद वो कुछ जान पाए, दैट ही ट्राइज़ अगेन कि देयर इज़ अ वुमन। तो आदमी फिर से वो उसे रोक देता है कि चुप हो जाओ, मेरे क्वेश्चन का सीधा आंसर करो। तो एस्ट्रोलॉजर फिर से ट्राई करता है कि शायद मैं कुछ जान पाऊँ, बट नहीं जान पाता, तो इवेंचुअली वो स्टार्ट करता है कि अच्छा ठीक है, मैं बताना शुरू करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम मरते-मरते बचे हो। यू हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो आदमी कहता है और इस बारे में मुझे बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि किसी ने तुम्हारे चेस्ट में, तुम्हारी बॉडी में नाइफ अ आप कह सकते हो भोंक दी थी। यू वर स्टैब्ड बाय द नाइफ। तो आदमी थोड़ा-सा शॉक हो जाता है एंड वो कहता है आगे मुझे बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि उसने तुम्हें पहले तो तुम्हें चाकू भोंक दिया एंड उसके बाद किसी ने तुम्हें एक वेल में धक्का दे दिया था एंड वहाँ पे उसने तुम्हें छोड़ दिया था मरने के लिए। तो ये जब एस्ट्रोलॉजर पूरी बात बोल देता है, तो आदमी जो है वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है एंड वो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो शॉक्ड है, सरप्राइज़्ड है एंड वो उसी टोन में बोलता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मरते-मरते बचा हूँ। किसी ने मुझे धक्का दे दिया था, चाकू मार दिया था एंड उसने मुझे वेल में मरने के लिए छोड़ दिया था, बट पास में ही एक आदमी जा रहा था जिसने देख लिया वेल में एंड उसने मेरी जान बचा ली, सो मैं मरा नहीं। अब इसके आगे वो आदमी थोड़ा-सा अपना पास्ट याद करके वो थोड़ा-सा गुस्से में भी हो जाता है एंड वो अपनी
फिस्ट को क्लेंच करते हुए, दबाते हुए पूछता है कि क्या मैं उस आदमी से अपना बदला ले पाऊँगा? या मैं कब उस आदमी से अपना बदला ले सकता हूँ? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि नहीं, इस ज़िंदगी में तुम उससे कभी बदला नहीं ले पाओगे, तुम्हें उसका बदला अगली दुनिया में मिलेगा, क्योंकि वो आदमी जो है 4 महीने पहले मर चुका है एंड अब तो उससे तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं होगी। तो आदमी थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहता है, थोड़ा-सा गुस्से में रहता है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो आदमी का नाम बोलता है, गुरु नायक। अब वो आदमी पूरी तरीके से सरप्राइज़्ड हो चुका है कि इसे मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो कभी इसे अपना नाम बताया ही नहीं। एंड एस्ट्रोलॉजर का अब कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है एंड वो फुल कॉन्फिडेंट होके अपने पास से ऐश निकालता है एंड वो गुरु नायक के माथे पे रगड़ते हुए कहता है कि मैं हर चीज़ जानता हूँ तुम्हारी लाइफ़ के बारे में गुरु नायक। मुझे चीज़ें दिख रही हैं, आई कैन सी थिंग्स, आई कैन सी योर पास्ट, आई कैन सी योर फ्यूचर नाउ एंड मुझे तुम्हारा फ्यूचर जो है वो डेंजर में लग रहा है अगर तुम अपने विलेज वापस नहीं जाते हो। सो 2 दिन के अंदर तुम्हें अपने गाँव वापस चले जाना है एंड वहाँ पे तुम्हें चीज़ें जो है, अपनी लाइफ़ जो है वो कंटिन्यू करनी है एंड तुम्हें जो है कल की ही ट्रेन लेके अपने घर वापस चले जाना चाहिए। एंड जब तक हो सके, जब तक तुम अपने घर नहीं पहुँच रहे हो तब तक एक ऐश उसको देता है एंड वो कहता है कि इस ऐश को तुम अपने माथे पे रगड़ते रहना एंड इससे जो है तुम 100 साल तक जियोगे। अब वो आदमी कहता है कि मैं क्यों घर वापस जाऊँ? मैं तो अपने घर से निकला था ताकि मैं जिसने मुझे मारने की कोशिश की है मैं उससे अपना बदला ले सकूँ, मैं उससे चीज़ें जो बदला है मैं उसे अपना पूरा कर सकूँ। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो बदला अब होने से रहा। सो इवेंचुअली वो आदमी कहता है कि चलो ठीक है, वो मेरे हाथों से बच गया, पर क्या उसे उस तरीके की मौत मिली है जो मतलब डिड ही डिज़र्व द वे ही डाइड? तो एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करता है हाँ, ही वाज़ क्रश्ड बाय अ लॉरी, मतलब वो एक लॉरी के नीचे दब के मरा है, तो एक्चुअली उसको डिज़र्विंग मौत मिली। सो आदमी जो है वो एस्ट्रोलॉजर से पूरी तरीके से खुश हो जाता है एंड वो अपने उसके जेब में जितने भी पैसे रहते हैं वो पूरे पैसे एस्ट्रोलॉजर के टेबल पे मारता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। सो एस्ट्रोलॉजर सारा अपना सामान इकट्ठा करता है, अपने घर जाता है एंड अपनी बीवी को वो पैसे देता है एंड वो कहता है कि ज़रा इसे काउंट करो, देखो कितने पैसे हैं। सो बीवी जो है इसे काउंट करती है एंड उसे पता चलता है कि ये 12 रुपीज़ एंड हाफ आना है, 12 एंड हाफ आना है, यानी कि 12.5 आना है ये। तो वो आदमी कहता है कि एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अरे उस गधे ने मुझे कम पैसे दे दिए क्योंकि बात हुई थी ₹1 देने की। बट बीवी जो है वो उन पैसों से खुश है कि चलो ठीक है, इतने सारे पैसे आ गए, अब मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई प्रिपेयर कर सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजर थोड़ा-सा परेशान रहता है तो बीवी पूछती है क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तो एस्ट्रोलॉजर अब जाके यहाँ पे अपनी वाइफ़ को कन्फेस करता है, अपनी वाइफ़ को बताता है कि अभी तक मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा लोड है मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा भार है, क्योंकि काफ़ी सालों पहले मुझे लगता था कि मैंने एक आदमी को जान से मार दिया है, जिसकी वज़ह से मैं अपने गाँव से भी भाग गया था। यहाँ पे मैंने अपना पूरा हुलिया भी बदल लिया था एंड यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजर की तरह काम करना शुरू कर दिया था एंड मैंने तुमसे शादी भी कर ली एंड आज मुझे पता चला कि वो आदमी ज़िंदा है। सो उसकी वाइफ़ जो है वो शॉक हो जाती है, वो कहती है कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है अरे वो ज़िंदा है, तो जो भी पास्ट में था उसको पास्ट में रहने देते हैं एंड वो फुल रिलैक्स होके लेट जाता है एंड वो कहता है कि ये तब की बात होगी जब मैं एक यंगस्टर था, एक सिली यंगस्टर था एंड उस टाइम पे हम दोनों गैम्बलिंग करते थे, अल्कोहल पीते थे, लड़ाई करते थे एंड उसी लड़ाई में जो है एक दिन गुस्से में, लड़ाई में मैंने उसको अटेम्प्ट किया था कि मैं उसे मार डालूँ। चलो अब सो जाते हैं, सोने का समय हो गया है। सो इतना कह के एस्ट्रोलॉजर चला जाता है एंड इसी के साथ हमारी जो है स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बुक आप जो है हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका ई-बुक वर्ज़न अगर आपको चाहिए तो वो आपको गूगल प्ले बुक में मिल जाएगा एंड उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। Thank you so much for watching the video and I'll see you on the next one.